लाइव हो गया? हाँ? नमस्कार भाई सभी लोगों को। और जो एनसीईआरटी वाला सेशन था उसको मैंने कंटिन्यू आज रखा हुआ है। आप में से ऐसे कितने लोग थे जो उस दिन लाइव नहीं थे, जिन्होंने बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी? एक बार वो भी कमेंट करके बताओ। और उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी बताओ मुझे ज़रा एक बार, जिससे कि आगे कंटिन्यू रखा जाए या नहीं। नमस्कार भाई सभी लोगों को। प्रणव, चंदन, एकता, सुहानी, ऋषभ, शिवम, मैं ठीक हूँ। अभय, कोमल, दिव्या, शिवांदु, कमेंट फास्ट। हाँ जी, वो सेशन मैंने जो ज्योग्राफी का बीओडी बैच आया था उसमें भी उसका एक्सेस करा दिया है, जिससे कि बीओडी वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय क्यों हो, उनको भी भाई कम से कम वो एनसीईआरटी रीडिंग वाला पार्ट मिल जाए। और उसके साथ साथ क्वेश्चंस जो भी कराए जाएंगे वो भी सभी बैचेस में प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो चाहे बीओडी बैच है या ज्योग्राफी 3, 4, 5, 6, 7, 9 सभी बैचों में चलेगा। ओके। दूसरा, टाइम चेंज नहीं हुआ है। वो आज मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी रीडिंग के लिए हमें एक साथ ही क्लास लेनी होगी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम आज मैंने करवा दिया था। बाकी जैसे ही ये फिनिश हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू कर देंगे उसी को पुराने वाले टाइम पे। ठीक है। और दिवाली पे मैं कल भी क्लास लूंगा, परसों भी लूंगा, मतलब मैं 11 को इवनिंग में यहाँ से निकल जाऊंगा। और 11 को यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं बता दूंगा वापसी कब होगी, क्योंकि 17 या 18 में पीजीटी का बैच आएगा। तो मुझे जहाँ तक है 17 को वापस होना पड़ेगा वहाँ से। 17 को नहीं तो 18 को, तो 17 को ही होना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक है 18 को तो क्लास होगी। तो मैं और आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा सभी लोगों को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो मैं वहाँ पे मैसेज डाल दूंगा जब से क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें उसी को। ठीक है, ऋषभ हिंदी में बोलकर पढ़ाएंगे। ओके। सुहानी, आरओ के लिए कोई स्पेशल बैच नहीं आएगा, आरओ के लिए यही बैच काम करेगा आपका, वो फालतू में पैसे खराब करने वाली बात हो जाएगी। ओके। मेरा टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से है, ज्योग्राफी बाई विवेक यादव। ओके, चलो भाई कंटिन्यू करते हैं आज की सीरीज को। और मुझे याद आ रहा है कि 60 पेज तक हो गए थे। अब आपको समझना है उसी में इंडियन डेजर्ट थार। एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, थार डेजर्ट कंप्लीटली लोकेटेड इन इंडिया, इज इट करेक्ट? थार का मरुस्थल भारत में स्थित है, क्या ये वाली बात सही है? हाँ भाई, थार का मरुस्थल भारत में स्थित है, क्या ये वाली बात सही है? कहां है फिर? बोलो। कहां पर स्थित है ये थार का डेजर्ट? इंडिया में कितने परसेंट है? इंडिया में कितने परसेंट है? पढ़ाया मैंने। इंडिया में कितने परसेंट है? लगभग 60 टू 60, सॉरी 61 to 62% इंडिया में है। बाकी जो है वो समथिंग अबाउट 38% जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, चलो। तो उसी थार डेजर्ट के बारे में हमें समझना है कि थार डेजर्ट की क्या कंडीशन है। पहली लाइन देखो क्या लिखी हुई है एनसीईआरटी में। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। ये थार का डेजर्ट कहाँ स्थित है? अगर हम बात करेंगे
राजस्थान की, तो राजस्थान का मैप कुछ यूं इस टाइप से है। उस दिन हम लोगों ने मैपिंग में सीखा था। ये है, और इसी मैप पर मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो ये इतना वाला जो ये ऐसे भाग है यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस वाले भाग पर क्या है, ये अरावली है। और अरावली के बाद में फिर ये वाला जो पूरा रीजन था, इसी को क्या कहा गया था, इसी को कहा गया था डेजर्ट रीजन। और इसके भी हमने दो भाग बताए थे आपको कि ये दो भागों में बटा हुआ है। इधर वाला भाग क्या कहलाता है, इधर वाला कहलाता है ड्राई एरिया, और ये क्या है, ये आ जाता है रिवर बेसिन में। ये वाला कौन सा था, घग्गर रिवर बेसिन था, ये शेखावटी क्षेत्र था, ये नागौर उच्च भूमि था, और ये कौन सा था, लूनी बेसिन था। आगे बात समझ में? तो अब आगे इसी में पढ़ते हैं कि ये इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, डायरेक्शन लिखी हुई है कि ये किधर स्थित है। तो यहां पे सेंटेंस में दिया हुआ है आपको कि ये जो अरावली माउंटेन है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये अरावली माउंटेन जो है ये वेस्ट पार्ट में है किसके, सॉरी, ये जो डेजर्ट है ये अरावली माउंटेन के पश्चिमी भाग में है, वेस्ट पार्ट में है। आगे बात समझ में? अगला पॉइंट है, इट इज एंड अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पे मैंने बताए थे क्या पाए जाते हैं, यहां पे बालू के टीले। देखो यहां से ऐसे विंड जा रही है, जब ये विंड जाएगी तो अपने साथ रेत तो उठाकर ले जाएगी, तो यहां से क्या होगा, ऐसे यहां पे इकट्ठा कर देती है बालू, क्या नाम है, किसको, रेत को। ओके, तो इसी को क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स, या इसी को कहा जाता है सैंड ड्यून्स, या क्या कहा जाता है, इसी को सैंड ड्यून्स या बालू का स्तूप कहा जाता है। ओके, तो यहां पे इसकी अगर हम बात करेंगे तो एक तरंगित मैदान है। ओके, ये कैसा मैदान है, तरंगित मैदान है, यानी कि यहां पे रेत की तरंगों की तरह विकसित हुआ एक मैदान है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितनी वर्षा होती है, 150 mm वर्षा होती है, 150 से भी कम वर्षा होती है। सेंटीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये वो एरिया है जहां पर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ओके, और ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन आपको बताई थी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा वाली जो लाइन है वो क्या करती है, इसको डिवाइड करती है बेसिन एरिया को और ड्राई एरिया को। ओके, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। इट हैज एरिड क्लाइमेट विद द लो वेजिटेशन कवर्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, भाई रेनफॉल जब 25 सेंटीमीटर से कम है तो जलवायु कैसी हो जाएगी, शुष्क जलवायु हो जाएगी। ठीक है ना, ये जलवायु कैसी हो जाएगी, यहाँ की एरिड क्लाइमेट हो जाएगा, या फिर आप इसी बात को यूं कह सकते हो कि ये, ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एक एरिड एरिया है। एरिड एरिया इन द सेंस ये एक मरुस्थली क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु मरुस्थल है। अब जब मरुस्थल है तो यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी, लो वेजिटेशन होगा, यानी कि यहाँ पे वनस्पतियां कम होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर अमाउंट कम है, जबकि वेपोरेशन का अमाउंट कैसा है, हाई है, यानी कि जल की उपलब्धता कम है और बाष्पीकरण अत्यधिक ज्यादा होता है। इस वजह से जो प्लांट होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते अपनी लाइफ को। यहाँ पे केवल वही प्लांट अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है जिसकी रूट्स काफी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग हैं। आगे बात समझ में, काफी नीचे गहराई तक जिसकी जड़ें हैं वही प्लांट अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाता है, अदरवाइज जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट होगा, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्ट्रीम्स का मीनिंग यहाँ पे रिवर से है। इस वाले भाग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ सरिताएं या कुछ नदियां जो हैं, कुछ धाराएं जो हैं वो देखी जाती हैं केवल और केवल कौन से रीजन में, केवल और केवल रेनफॉल रीजन में। यानी कि यहाँ पे जितनी भी रिवर हैं वो मैक्सिमम रिवर कैसी हैं, तो यहाँ की मैक्सिमम रिवर जो है वो है सीजनल रिवर है, यहाँ की मैक्सिमम रिवर जो है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Loni is the only large river in this region. अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को समझाते हैं। ठीक है, यहां अगर हम बात करेंगे तो ये क्या नाम है, डेजर्ट वाला एरिया है, इस वाले एरिया में इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न बनता है। ठीक है ना, इस वाले एरिया में क्या होता है, इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न बनकर तैयार होता है। और इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भूमिबद्ध। ओके, भूमिबद्ध अपवाह तंत्र होता है। एक्चुअल में होता क्या है, एक नदी बह रही है, एक तो उसमें ऑलरेडी पानी कम है। ठीक है, पानी कम क्यों है, क्योंकि वहां पे वो सीजनल रिवर है, तो डिपेंड करेगा रेनफॉल कितनी हुई है। उसके बाद में जैसे जैसे रेनफॉल सीजन गायब होगा तो वहां पे रेनफॉल और कम हो जाएगी, और रेनफॉल कम होने पे क्या होगा, वहां पे उस नदी के अंदर ही क्या होगा, लगातार सैंड का डिपॉजिट होने लगेगा। तो ऐसा लगता है जैसे नदी गायब हो गई है क्या पूरी तरह से। ओके,
तो ऐसी ही काफी नदियां हैं जो कि इनलाइन ड्रेनेज पैटर्न या भूमिबद्ध अपवाह तंत्र को बनाती हैं। लेकिन एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो लोनी का एग्जाम्पल लिया जा सकता है अच्छे से। लोनी रिवर जो है अगर हम बात करेंगे तो ये अजमेर में नाग हिल है, नाग पहाड़ है। अजमेर का जो नाग पहाड़ है वहां से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद फिर गुजरात की तरफ जाती है। बालोतरा नामक स्थान जो है बाड़मेर का, वहां से इसका पानी खारा होना शुरू कर देता है, और जब खारा होना शुरू कर देता है तो इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हाँ भाई, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वहां पे भाई, वो जैसे ही कच्छ की रन में पहुंचती है तो वो इनलैंड हो जाती है। लेकिन आगे बात समझ में, वही सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है कि ये वे नदियां हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में या थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र में जो केवल और केवल दिखाई देती हैं कब, बरसात के मौसम में, उसके बाद ये दिखाई नहीं देती हैं। ओके, चलो अगला पॉइंट। अब देखो यहां पे बरकान के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। बरकान्स क्रेस्केंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, ठीक है, कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। ओके, इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरकान्स। मैं यहां पे आपको इमेज दिखवाता हूं। बरकान्स जो होते हैं एक्चुअल में जो बालू के टीले होते हैं, जो बालू के टीले होते हैं ना, उन्हीं को बरकान्स बोला जाता है। ओके, या फिर इन्हीं को बारखन बोला जाता है, जो बालू के टीले बनते हैं। ठीक है, बालू के टीले में एक वो मैंने नॉर्मली आपको दिखाया था, हाँ भाई, एक बार उसको दिखा के फिर समझाते हैं। ठीक है, बरकांस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे होगा क्या, मेरी बात को समझना, और ये मैंने यूट्यूब पे भी समझा रखे हैं। यहां से क्या होगा, जब ये विंड आगे की तरफ बढ़ेगी तो विंड के आगे बढ़ने पर क्या होगा, इससे यहां पे जितने भी, यहां से क्या होगा, विंड अपने साथ क्या करेगी, विंड अपने साथ यहां से रेत को उठाकर चलेगी और यहां पे डिपॉजिट करना शुरू कर देगी ऐसे। अब यहीं से विंड फिर ऊपर उठना शुरू कर देगी, तो होगा क्या यहां पे, अब कंडीशन ये हो गई कि विंड यूं जाएगी ऊपर और फिर यूं जाएगी। ठीक है ना, इसी के सारे तो अब होता क्या है, इस बरकान का जो ये शेप बनेगी, ठीक है ना, मैं एग्जांपल से बताता हूं। आपने देखा होगा क्या, आपने देखा होगा जब गांव में गेहूं निकाले जाते हैं, देखे आप लोगों ने, जो उससे ट्रैक्टर से जो भूसा निकलता है उसकी संरचना देखी है, कैसी हो जाती है वो, उसकी संरचना कैसी हो जाती है आपको पता होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वहां पे आपने देखा होगा कि जो हल्का हल्का जो भूसा होता है वो तो रहता है बिल्कुल उसके पास में ही। ठीक है, वो तो रहता है उसके पास में ही, और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो हल्का होगा वो सॉरी जो आगे मतलब डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अब इसका ढाल जो होगा इधर की तरफ तीव्र होने लगता है। ठीक है ना, इधर ढाल कैसा हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा यहां पे, मतलब इधर से तो इसकी ऊंचाई बढ़ रही है और इधर ढाल कैसा हो रहा है, तीव्र हो रहा है। फिर क्या होगा, ये सैंड ड्यून्स जो होगा नीचे की तरफ खिसक जाएगा। आगे बात समझ में, फिर से यहां पे डिपोजिशन होगा, फिर से खिसक जाएगा पूरा का पूरा, फिर से होगा, फिर से खिसक जाएगा। तो यहां से हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये पता चलती है कि इनका फॉर्मेशन जो है वो कैसा है, वो फॉर्मेशन जो है वो फिक्स नहीं है कि यहीं पर होगा, ट्रांसपोर्टेड होता है, अस्थायी होते हैं, जो कि रैंडमली क्या होते रहते हैं, जो कि रैंडमली मूव करते रहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसी के बाद अगला पॉइंट, कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान पे आ जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स या तटीय मैदान। ओके, अब तटीय मैदान की अगर हम बात करेंगे तो भारत के तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा जाता है, भारत के तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, एक तो ईस्ट कोस्ट पे पाए जाने वाले, एक वेस्ट कोस्ट पे पाए जाने वाले। ओके, देखो ध्यान से, द पेनिनसुला प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाई स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. Okay, यही लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। देखो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है क्लासों में कि जैसे मानकर चलो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वाटर एरिया है, इसके बाद में फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर से एक स्ट्रक्चर आ जाएगा यहाँ पे, और ये इस टाइप से होगा।
अगर हम बात करेंगे ये इस वाले स्ट्रक्चर की, तो इन्हीं को अलग अलग क्या क्या नाम दिया जाएगा, ध्यान से सुनो। यहां पे अगर इस वाले भाग की बात करेंगे तो इसी को कहा जाएगा क्या, अरेबियन सी। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अरेबियन सी। और जो ये वाला है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बे ऑफ बंगाल, इसको कहा जाएगा बंगाल की खाड़ी। अब इसके बाद आपको जो यहां पे ये वाला भाग क्या है, ये है वेस्टर्न घाट। और ये वाला भाग कौन सा है, ये है ईस्टर्न घाट। यहां पे जो इतनी संरचना आपको दिख रही है इसी को क्या कहा जाएगा, पश्चिम तटीय मैदान। इसको क्या कहा जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। ओके, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है, यानी कि आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि घर बना हुआ है और घर के आगे छोटा सा एक पार्क बनाने के लिए जो जगह छोड़ देते हैं ना, वो मिनी पार्क जिसको बोल देते हैं, गेट के आगे। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि जहां स्लिप बनी हुई होती है, बिल्कुल ऐसे समझ लो। अरब सागर से अगर आप तैरते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी, स्लिप के बाद फिर ऊपर पूरा का पूरा आपको एक बाउंड्री सी दिखेगी, बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को। ओके, तो यहां पे दोनों तरफ ये क्या है, ये दोनों तरफ तटीय मैदान फैले हुए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, द नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल इज कॉल्ड। अब देखो यहां पे वेस्टर्न घाट की बात की गई है। ओके, वेस्टर्न घाट की बात की गई है कि जो नॉर्थ पार्ट है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो एक्चुअल में अगर हम नॉर्थ पार्ट की बात करेंगे तो ये माना जाता है कहां से है, तो ये माना जाता है माउथ ऑफ ताप्ती। कहां से माना जाता है, ये माउथ ऑफ ताप्ती से माना जाता है। आगे बात समझ में, ताप्ती नदी का मुहाना जो है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के गोवा तक है। ओके, और इसको किस नाम से जाना जाता है, कोकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है कोकण तट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फिर आ जाता है कन्नड़ तट, उसके बाद में फिर सबसे नीचे कौन सा आ जाता है, मालाबार तट आ जाता है। इनमें सबसे मुख्य भाग कौन सा है, तो याद रखना मालाबार तट है। और ये मालाबार तट कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। आगे बात समझ में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है मालाबार का तट। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसको नदन सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है इसको। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देते हैं जल्दी से, देखो ध्यान से। क्लास में भी पढ़ा रखी मैंने आपको, ये यहां पे इस टाइप से डिवीजन है इसका। क्या क्या नाम है इनके, तो यहां पे इस वाले को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोकण कोस्ट, इसको कहा जाता है कन्नड़ कोस्ट और इसको कहा जाता है मालाबार कोस्ट। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा नदन सरकार और इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कोरोमंडल। इसको क्या कहा जाएगा, कोरोमंडल कहा जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। चलो अगला पॉइंट, लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी have formed extensive delta on this coast. Lake Chilka is an important features along the eastern coast. देखो ध्यान से समझना, इंडिया के अगर हम क्रॉस सेक्शन को लेंगे तो इंडिया का क्रॉस सेक्शन किस टाइप से आएगा, कुछ देखो ध्यान से। इंडिया के क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का क्रॉस सेक्शन जो है, हाँ भाई, यहां से इंडिया का क्रॉस सेक्शन कुछ आप यूं मान लो, कुछ इस टाइप से है इंडिया का क्रॉस सेक्शन जो है। हाँ भाई, इंडिया का क्रॉस सेक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से है। आगे बात समझ में। अब यहीं अगर हम बात करेंगे तो इधर कौन सा घाट आ गया, तो इधर तो है इंडिया का ईस्ट पार्ट और ये इंडिया का कौन सा है, तो आपका आंसर होगा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है वेस्ट पार्ट। अब मानकर चलो यहां कोई नदी बहती है, ठीक है ना, यहां पे क्या है, कोई भी रिवर है, यहां पे कोई रिवर है। अब मुझे बताओ मैक्सिमम रिवर ईस्ट की तरफ जाएंगी या यूं वेस्ट की तरफ जाएंगी, बताओ जल्दी से। अधिकतम नदियां किधर जाएंगी, पश्चिम की तरफ या पूर्व की तरफ, कमेंट फास्ट। बताओ किधर जाएंगी ये,
भाई ज्यादातर नदियां जो है वो किधर जाएंगी, ईस्ट की तरफ जाएंगी, सिंपल है। और ये ऐसा किसकी वजह से है, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, ये है पेनिनसुला। ये किसका क्रॉस लिया है हमने, ये लिया है पेनिनसुला का। ओके, ये क्रॉस जो लिया है हमने, ये लिया है क्रॉस पेनिनसुला रीजन का। ओके, ये प्रायद्वीपीय जो भाग है उसका क्रॉस लिया है। तो आप ये बोलोगे क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जो है या प्रायद्वीपीय भाग जो है इसका पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है, इस वजह से ज्यादातर नदियां किधर जाती हैं, तो आपका आंसर होगा ज्यादातर नदियां जो हैं वो ईस्ट की तरफ जाती हैं। अब एक काम की बात बताना मुझे, मानकर चलो यहां पर ऐसे कोई एक माउंटेन बना हुआ है यूं, ठीक है, और यहां पे जो रिवर है वो लगातार क्या कर रही है, ये रिवर जो है लगातार फ्लो कर रही है यहां पे, ठीक है। क्या हुआ है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। यहां पे क्या है, ये रिवर फ्लो कर रही है मानकर चलो। अब क्या होगा जब ये नदी यहां पे, जब ये नदी यहां पे ऐसे जाएगी तो इसको हिट करेगी या नहीं, यहां पे इस वाले भाग को काटेगी, इस वाले भाग को। तो दो चीजें होंगी, एक तो यहीं पे इस वाले एरिया में डेल्टा बनेगा यहां पे, एक क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। और ऊपर से जब ये विभिन्न नदियां आएगी इस वाले एरिया में, तो ये नदियां इस वाले एरिया में आके क्या करेंगी, तो ध्यान से समझना, ये नदियां इस वाले एरिया में आकर इसको काटेंगी या नहीं, तो बिल्कुल काटेंगी। तो वेस्टर्न घाट जो है ये तो पूरा का पूरा एक दीवारनुमा संरचना में फैला हुआ है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है ये कुछ इस टाइप से है, यानी बीच बीच में से होकर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नदियां निकल रही हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रिवर द्वारा इसका क्या हुआ है, इरोजन हुआ है, अपर्दन हुआ है। ओके, इरोजन हुआ है, अपर्दन हुआ है, ठीक। चलो, डू यू नो द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। चिल्का की अगर हम बात करेंगे तो चिल्का के बारे में आपको ये वाली बात जानकारी हो चुकी होगी कि चिल्का लेक जो है एक लैगून लेक है। ओके, चिल्का लेक जो है ये एक प्रकार की लैगून लेक है, जिसको क्या बनाया गया था, जिसको 1981 में, जिसको 1981 में फर्स्ट रामसर साइट भी बनाया गया है इंडिया का। ओके, इसको क्या बनाया गया है, फर्स्ट रामसर साइट भी बनाया गया है इंडिया का। ओके, तो चिल्का की अगर हम बात करेंगे, चिल्का सबसे बड़ी क्या नाम है, सबसे बड़ी झील है। और चिल्का की अगर हम बात करेंगे तो चिल्का लेक जो है ये लेक सलाइन वाटर लेक है, ठीक है ना। ये कैसी लेक है, तो आपका आंसर होगा ये लेक जो है ये सलाइन वाटर लेक है, चिल्का जो है। ओके सर, वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं गुफरान, इसके पीछे कारण है क्योंकि वेस्ट की तरफ जो नदियां बहती हैं उनमें से ज्यादातर नदियां जो है वो भ्रंश घाटियों से बहती हैं, और जब भ्रंश घाटियों से बहती हैं तो फिर वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों, क्योंकि जब वो लास्ट पॉइंट तक पहुंचती हैं तब पहुंचते पहुंचते उनके अंदर सेडिमेंट कम रह जाते हैं। ओके, अब कई लोगों का कमेंट आ रहा है लैगून का मतलब क्या होता है, लैगून का मतलब होता है, जैसे मानकर चलो यहां पे कोई ये तट है, इस तट के किनारे यहां पर अवसादों का जमाव हुआ, और अवसादों का जमाव होते होते ये यूं टर्न ले गया, ये घूम गया, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, लैगून कहा जाएगा, यानी कि कटा फटा छट, मतलब यूं कह सकते हो कटा फटा तट जो होता है इस टाइप से, ठीक है, उसी को लैगून कहा जाता है। ओके, चलो टाइप्स ऑफ लेक बता दो, नशे करके आया आज फिर, क्यों भाई, यहां लेक पढ़ा रहा हूं जो टाइप ऑफ लेक बता दूं, जब लेक पढ़ाऊंगा जब ही तो बताऊंगा लेक के टाइप। हाँ भाई, अब देखो आइलैंड्स पे आ जाओ, चुपचाप पढ़ते रहो, इंडियन ज्योग्राफी पूरी रिवाइज हो रही है आपकी इसमें, ठीक है, और एक क्विक रिवीजन भी चल रहा है, उसके बाद ये सब पढ़ाई जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि फिनिश करा दिए, सदमे में आ जाओ। और पक्का बता रहा हूं 2-4 तो सदमे में आ ही लेंगे कि इतनी जल्दी फिनिश करा दिया इन्होंने सब, पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। हाँ जी, आइलैंड्स को देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज अ वास्ट mainland, besides this the country has 2 group of islands, can you identify these islands group। देखो ध्यान से समझना, अगर हम बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया के पहले भी बताया था मैंने आपको, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो देखो क्या कंडीशन है,
यहां पे बे ऑफ बंगाल, और इस बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? अंडमान निकोबार। और इधर यहां पे कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। ओके, अब जो अंडमान निकोबार है इसको मैं पढ़ा चुका हूं, बताओ ये किसका एक्सटेंशन है? अंडमान निकोबार किसका एक्सटेंशन है? अंडमान निकोबार। और लक्षद्वीप किसका एक्सटेंशन है? हाँ भाई, अंडमान निकोबार किसका एक्सटेंशन है? बिल्कुल, अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय का एक्सटेंशन है, वो हिमालय का विस्तार है। और लक्षद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो ये किसका है? ये पेनिनसुला इंडिया या प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। ठीक है, और याद रखना ये माना जाता है अरावली का पार्ट। अरावली बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, क्योंकि ये वाली जब हिमालय का निर्माण हुआ तब भी अरावली का योगदान बताया था मैंने क्या हुआ था। ठीक है, अरावली ने ही जाकर तो ये इधर क्या नाम है सिंटैक्सियल बैंड का फॉर्मेशन किया था। एक अरावली इंडियन प्लेट जो थी कुछ इस टाइप से यूं, इस इंडियन प्लेट के दोनों कॉर्नर पे क्या क्या था? यहां पे इधर क्या था? अरावली माउंटेन। ठीक है, और इधर क्या था? यहां पे ये राजमहल वाला पार्ट था। ठीक है, तो यहां पे ऐसा माना जाता है कि जब ये इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तो इसी अरावली का कुछ पार्ट इधर यहां रह गया है। ठीक है ना, कुछ पार्ट इधर यहां पे रह गया है, और इसी पार्ट को क्या कहा गया? इसी पार्ट को ये कहा गया कि ये वाला जो भाग है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये लक्कड़ीवा रिज है। ये क्या है? लक्कड़ीवा रिज है। रिज का मतलब महासागर में जो भाग स्थित है। आप यूं भी कह सकते हो इस बात को कि जब अरावली बना, आप यूं कहो इस बात को कि एक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और माउंटेन जो स्थल वाले भाग पर बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना, माउंटेन जो स्थल वाले भाग पर बनकर तैयार हो गया उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया अरावली। और उसी क्रम में जो समुद्र में बनकर तैयार हुआ उसको कहा गया लक्कड़ीवा। ओके, जो समुद्र में बनकर तैयार हुआ उसको क्या कहा गया? उसे कहा गया लक्कड़ीवा। ओके, उसी लक्कड़ीवा के ऊपर ये क्या स्थित है? उसी लक्कड़ीवा के ऊपर स्थित है ये लक्षद्वीप। कुछ समझ भी आ रहा है? वीओडी वाले तुम कुछ बोलोगे क्या भाई? क्या तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस दुनिया में? मैंने तो क्लास लगवाई है तुम्हारे बैच में। हाँ भाई, बात क्लियर है यहां तक? चलो, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए कि सर आप बात कर रहे हो कि केवल आइडेंटिफाई करने की इन आइलैंड को, और हम तो ये भी बता सकते हैं कि आइलैंड कैसे बने थे। हाँ भाई, locate the Lakshadweep Islands group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Lakshadweep, Minicoy and Amini द्वीप। आगे बात समझ में? अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप को बनाना है आपको। ठीक है, केरल के पास स्थित लक्षद्वीप को आपको बनाना है, और इसमें क्या करना है ये बता, इसको आपको लोकेट करना है। और द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको पहले लक्षद्वीप, ठीक है, मिनिकॉय और क्या एम्बिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगले पॉइंट पे आ जाओ। इन 1973 क्या हुआ? 1973 में ये लक्षद्वीप जो था इसका नाम क्या कर दिया गया? 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। किससे? लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप से इसको क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप से इसको लक्षद्वीप कर दिया गया। आगे बात समझ में? आगे अगर हम बात करेंगे तो इसका एरिया कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर है। और याद रखना ये इंडिया का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। ये वाली बात हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहो तो नोट कर लेना। ये इंडिया का, ध्यान से समझना, ये इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया का क्या है? ये इंडिया का, क्या बता रहा था मैं यार, कमेंट पढ़ के दिमाग डाइवर्ट हो गया। इंडिया का ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, यानी कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसकी कैपिटल या मुख्यालय कहां पर है, तो आपका आंसर होगा कावारत्ती जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। ओके, और आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे फ्लोरा और फोना में ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, द पिट्टी आइलैंड विच इज अनहेबिटेड हैज अ वर्ल्ड सेंचुरी। अब देखो यहां कितना बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है। यहां पे जो पिट्टी द्वीप है, ओके, जो पिट्टी द्वीप है इसकी अगर हम बात करेंगे, अच्छा यहां पिट्टी है, हिंदी में पिटली लिखा हुआ है। पिटली या पिट्टी द्वीप जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पे मनुष्य का आवास नहीं है, और इसको क्या अनाउंस किया गया है? इसको एक वर्ल्ड सेंचुरी इसको अनाउंस किया गया है। ओके, इस वाले सेंटेंस को नोट करना। ठीक है, चलो
अगला पॉइंट, कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिप्ड। अच्छा, प्रवाल क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं, ठीक है ना। प्रवाल्स क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं। व्हाट इज प्रवाल, प्रवाल क्या होते हैं। ओके, चलो देखो ध्यान से। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज। मतलब कि जो प्रवाल पॉलिप होते हैं इनका जीवन काफी कम होता है, सूक्ष्म प्राणी होते हैं और ये क्या करते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है। प्रवाल की अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया था, ठीक है, प्रवाल की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको समझाया था कि प्रवाल जो होते हैं हमेशा किस में रहते हैं, सिम्बायोसिस प्रोसेस में रहते हैं। मतलब कि सिम्बायोसिस का क्या हुआ, सिम्बायोसिस का मतलब यह हुआ कि प्रवाल जो होते हैं ना वो सहजीविता के साथ रहते हैं जुजेंथली एल्गी के साथ। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता और उधर से भी रिप्लाई मिल रहा है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओके, एल्गी और कौन, कोरल, एल्गी और कोरल दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कौन किसको क्या प्रोवाइड कराता है यह भी मैंने बताया था, एक दूसरे को एक कलर और फूड प्रोवाइड करा रहा है, एक रहने के लिए स्थान प्रोवाइड करा रहा है। ओके, अब इनका विकास जो होता है, ठीक है ना, दे फ्लोरिश सैलो यानी कि कम गहरे उथले। लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में प्रवाल क्यों है, क्योंकि नीचे क्या है, लक्षद्वीप रिज है, तो ये क्या है, सैलो एंड मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये हल्के गर्म और छिछले जल में पाए जाते हैं। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं। ओके, द कोरल सीक्रेशन एंड देयर स्केल्टन्स फ्रॉम कोरल डिपोजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटॉल्स। मैंने ओशिनोग्राफी जिन जिन बैचों में पढ़ा दिया उनमें इसके टाइप भी बताए हैं। ओके, ये किस प्रकार बनते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं, वहां पे बैरियर रीफ भी पढ़ा है हमने, फ्रिंजिंग भी पढ़ा है, एटॉल भी पढ़ा है। ओके, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। एटॉल आर सर्कुलर और हॉर्स शेप्ड कोरल रीफ। India's only active volcano is found on the Barren Island in Andaman and Nicobar group of island. अच्छा, अब इसमें बताया है किसके बारे में, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताया है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहां पर है, ठीक है, और क्या है। तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा यहां पे। इस ऑस्ट्रेलिया में, इस वाले एरिया में यहां पे क्या है, तो इस ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करेंगे इस वाले एरिया में यहां पे क्या है, तो आपका आंसर होगा, इस ऑस्ट्रेलिया में यहां पे क्या है, तो आपका आंसर होगा यहां पे है कोरल सी। यहां पे क्या है, कोरल सी। ओके, यहां पर है कोरल सी। और इसी कोरल सी की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो इसी कोरल सी में क्या स्थित है, तो इसी कोरल सी में यहां पर क्या है, यह है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, यहीं पर क्या स्थित है, ये ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ओके, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। नाउ यू सी द, हिंदी में पढ़िए सर, अरे चल ठीक है, बिल्कुल मैंने लिखा है इसकी लेंथ जो वो 1900 किलोमीटर है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप है। यह द्वीप आकार में बड़े, संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। चलो, यह द्वीप समूह दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर कौन सा है, अंडमान वाला पार्ट है, नीचे निकोबार वाला पार्ट है। दोनों को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है ना, दोनों को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lies close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, निमज्जन उमज्जन नहीं जानते, निमज्जन का मतलब नीचे, आगे बात समझ में, जो 90 डिग्री ईस्ट रिज है वो नीचे की तरफ चला गया है ऐसा माना जाता है, उसी के ऊपर ये वाला आइलैंड विकसित हो गया है। ओके, हाँ भाई,
यहां पे अगर हम बात करेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, अंडमान निकोबार वाले एरिया में मिलते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार वाले एरिया में क्या मिलते हैं, तो ध्यान से समझना। अंडमान निकोबार वाले एरिया में क्या मिलते हैं, तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि यहां पे मिलते हैं सब अंडमान निकोबार वाले एरिया में क्या, यहां पे एक तो मिलता है अंडमान निकोबार वाले एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां पे क्या मिलते हैं, एक तो मिलते हैं यहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ साथ अगर हम आगे बात करेंगे तो यहां पे रेनफॉल कम होती है या ज्यादा? यहां पे रेनफॉल भी ठीक ठाक होती है, 200 सेंटीमीटर के समथिंग अबाउट होती है। और कब होती है यहां पे रेनफॉल, तो आपका आंसर होगा समर में ही शुरू हो जाती है, जून से पहले यहां पे बात हो जाती है रेनफॉल की, और इसको कहा जाता है प्री मॉनसून रेनफॉल। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्री मॉनसून रेनफॉल, इसको कहा जाता है प्री मॉनसून रेनफॉल। आगे बात समझ में, इसे प्री मॉनसून रेनफॉल कहा जाता है। ओके, तो अब यहां पे रेनफॉल ज्यादा है, आगे बात समझ में। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ओशनिक पार्ट है, यानी कि यहाँ पे आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मरीन सिस्टम भी है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लोरा भी और फोना भी, फ्लोरा फोना यहाँ पे दोनों की कंडीशन बनती है, मतलब कि यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं। नेक्स्ट, Do you know India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of island? आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कौन सा है, बैरन आइलैंड है। और बैरन आइलैंड कहां पर है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन मिडिल अंडमान के, किधर है ये, ईस्ट, लोकेटेड इन ईस्ट पार्ट ऑफ मिडिल अंडमान, यानी कि ये मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा, बैरन आइलैंड। और इसी रीजन में एक पड़ता है नारकोंडम, और नारकोंडम किधर पड़ता है, नॉर्थ अंडमान के, किधर, नॉर्थ अंडमान के ईस्ट में। ओके, चलो, A detailed account on the different physiographic unit highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resource. विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। ओके, फिजियोग्राफिक रीजन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये उसकी फिजिकल, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से समझना, ये उसके स्लोप को बताता है, स्ट्रक्चर को बताता है, वहां की फ्लोरा की कंडीशन क्या है, फोना की कंडीशन क्या है, वहां की क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, इन सब को एक्सप्लेन करता है ये। ओके, यहां पे लेकिन एक बात है, ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये भाग एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं, ये सभी भाग मिलकर क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। द नदर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्रीज, दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशंस। देखो, मैंने बताया था आपको कि इंडिया को अगर बेसिकली डिवाइड किया जाए तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स में। पहले कौन सा पार्ट आ जाता है, नदर्न माउंटेन वॉल। ओके, पहले कौन सा पार्ट आ जाता है, तो आपका आंसर होगा पहले पार्ट आ जाता है नदर्न माउंटेन वॉल। सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है, नदर्न माउंटेन वॉल, यानी इसको कहा जाता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा भाग आ जाता है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात समझ में, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है इसको। बात क्लियर है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नदर्न माउंटेन वॉल के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर क्या आ जाता है, एक होगा इसी में पेनिनसुला इंडिया या पेनिनसुला रीजन, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 3rd नंबर पे क्या आ जाता है, प्लेन्स या नदर्न प्लेन्स। बात क्लियर है, उत्तर का विशाल मैदान। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, जो ये माउंटेन होते हैं, इस माउंटेनियस रीजन से क्या हुआ, मानकर चलो इस माउंटेनियस रीजन से एक रिवर निकली,
तो रिवर क्या करेगी, यहां पे रिवर वाटर जो होगा इधर उधर फैलेगा या नहीं, और इसी भाग में फैल कर ये क्या करेगा, तो आपका आंसर होगा यहां पे मैदानी भाग का निर्माण करेगा और यहां पे उपजाऊ मृदा पाई जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? कैसी मृदा पाई जाएगी? उपजाऊ मृदा पाई जाएगी। ठीक, यहां पे उपजाऊ मृदा पाई जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? तो अब इस उपजाऊ मृदा में क्या होगा, खेती ज्यादा होगी। तो यहां पे यही सेंटेंस लिखा हुआ है, द नदर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरी ऑफ द कंट्री। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। ओके, मैं फिर से सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है देखो, इतना बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला, द नदर्न प्लेन्स आर ग्रेनरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान देश का अन्न भंडार है। ओके, अब इसी को क्या कहा जाता है, दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्लियर सिविलाइजेशन। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिलाए। अरे भाई सिंपल सी बात है यहां पे, ठीक है ना, यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे उपजाऊ मिट्टी है, तो इससे क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी होने से यहां पे कृषि ज्यादा होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ओके, और जब भारत कृषि प्रधान देश है तो फिर इससे क्या होगा, तो ध्यान से समझना, भारत एक कृषि प्रधान देश है तो फिर यहाँ पे लोग कम रहेंगे या ज्यादा, डिफरेंट टाइप के लोग रहना शुरू कर देंगे, सिविलाइजेशन हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन हो जाएगी, उसी को सभ्यता कहा जाएगा। नेक्स्ट, द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। ओके, अगर हम बात करेंगे पठार की, तो पठार क्या होते हैं, खनिजों के भंडार माने जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, जब इंडियन प्लेट अफ्रीका से टूटने के बाद जब उसने मूव किया, तो आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि प्लेट यूं जा रही है और ये यूं ज्वालामुखी निकला हुआ है। कौन सा, रीयूनियन हॉटस्पॉट। इसके ऊपर से जैसे ही प्लेट गई, प्लेट के जाने से क्या हुआ, इसके अंदर वॉल्केनिज्म शुरू हुआ। आगे बात समझ में, तो इससे क्या हुआ, मैग्मा पूरे के पूरे भाग में फैल गया, और जब मैग्मा पूरे के पूरे भाग में फैल गया तो इसी वजह से जो इंडियन प्लेट है, ध्यान से सुनना, जो कुछ इस टाइप से ये इंडियन प्लेट है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस इंडियन प्लेट में क्या मिलती है, यहाँ पे इस इंडियन प्लेट में यहाँ बीच वाले भाग में, पूरे के पूरे भाग में क्या मिलती है, यहाँ पे मिनरल्स की बेल्ट मिलती है। और ये सब मिनरल्स कहां से आए हुए हैं, ये सभी के सभी मिनरल्स अर्थ के अंदर से आए हुए हैं। आगे बात समझ में, ये सभी के सभी मिनरल्स अर्थ के अंदर से आए हुए हैं। बात क्लियर है? चलो, आशीष कुमार का कमेंट आ रहा है, सर क्या फर्जी पढ़ा रहे हो, उसे तो हम लोग खुद पढ़ लेंगे, कंप्लीट कराइए जल्दी, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको लग रहा है फर्जी पढ़ा रहे हैं? और हम खुद पढ़ लेंगे, सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या नाम था इसका, नीचे करना। राहुल गांधी को भी ये लग रहा है कि मैं पीएम बन गया तो मैं देश चला लूंगा। ठीक है आशीष, वो भी डेली सुबह सुबह जग के यही ख्वाब देखता है और वो बोलता भी है। अब क्या वो चला पाएगा, तो ये वाली बात आपको भी पता होगा, महसूस कर पा रहे होगे इस बात को। और जब आप इतने पढ़ने वाले हो ना, इतने बड़े पढ़ाकू के बच्चे हो आप, तो आप एक काम कर लो, मैं आपको बुक बता रहा हूँ, उन बुक से पढ़ लो आप। ठीक है, और बैच को छोड़ दो। बुक के नाम बता रहा हूँ, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो आप, डीआर खुल्लर पढ़ लो आप, माजिद हुसैन पढ़ लो, एक रूपा पब्लिकेशन की रूपा मेट इजी बुक आती है, उसे पढ़ लो आप, जीसी लोइंग बुक पढ़ लो आप। ठीक है, उसके बाद फिर एनआईओएस के नोट्स आते हैं, उन्हें पढ़ लो आप। ओके, और इतना पढ़ लो आप, मैंने इन्हीं सबसे पढ़ा है। फिर आपको यहाँ कमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि सर सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ना है, ये है वो है। ठीक है ना? हाँ भाई, तो समय बाद में बात करूंगा डिटेल में।
क्योंकि अभी ये, हाँ भाई, प्लेट्यू रीजन की अगर हम बात करेंगे, द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ओके, अब देखो प्लेट्यू को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है, इस बात को मैंने यहां पे समझाया भी आपको कि जब ये रीयूनियन प्लेट जो थी, रीयूनियन हॉटस्पॉट जो था ना, यू रीयूनियन हॉटस्पॉट से ये वाली प्लेट जो थी इस टाइप से टकराई, यहां से वॉल्केनिज्म हुआ, और जब वॉल्केनिज्म हुआ तो इसी से ये दक्कन प्लेट्यू वगैरह सब बने हुए हैं। तो इस दक्कन प्लेट्यू वाले लावा में अंदर से क्या हुआ है, मिनरल्स निकल कर आए हैं। ओके, और इन्हीं मिनरल से क्या हुआ है, वहां पे डिफरेंट मिनरल्स जो है वो मैग्मा के साथ, मतलब मैग्मा की फॉर्म में मिनरल्स ऊपर आ गए, उसी पे एक्सट्रैक्शन कर करके डिफरेंट टाइप के मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल वी विल डिस्कस अबाउट छोटा नागपुर प्लेट्यू। हम उदाहरण के तौर पे किसको डिस्कस कर सकते हैं, छोटा नागपुर का पठार है। आगे बात समझ में, चलो ठीक है, हाँ भाई चलो। अब आगे अगर हम बात करेंगे भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर आपको क्या करना है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, तो अगर आपको इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा भाई, सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी भाई, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, आपको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। और कच्चे माल में सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखना सबसे पहले लौह अयस्क जरूर होना चाहिए। तो इस मिनरल बेल्ट की वजह से ही क्या हुआ है भाई, ज्यादातर जो हैवी इलेक्ट्रिकल जो हैवी प्लांट है इंडिया के, वो झारखंड के आसपास ही क्यों है, उसी क्षेत्र में क्यों है, तो इसके पीछे कारण है क्योंकि वो लौह अयस्क वाली बेल्ट है, वो आयरन ओर वाली बेल्ट है। तो आयरन ओर वाली बेल्ट होने के कारण ही वहां पे क्या हुआ है, हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट जो है वहां पे वो स्थापित किए गए हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि कहीं ना कहीं पेनिसुला इंडिया जो है उसका बड़ा योगदान है किसके लिए, पेनिसुला इंडिया का बड़ा योगदान है किसके लिए, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। ओके, इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं पैदा करती हैं। मतलब कि फिजियोग्राफिक रीजन जो होंगे उनमें जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, आगे बात समझ में, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या होगी, उतनी ही ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है तो भाई सब रॉ मटेरियल आपको चाहिए ही चाहिए। ओके चलो, बस हो गया। ये सेकंड चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा मैंने आपको करा दिया। ओके चलो, अब आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे। एक्सरसाइज देखो, इसकी एक्सरसाइज कराएं। एक्सरसाइज चलो देखो, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इसमें है नेक्स्ट, एक स्थल जो 3 और समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहा जाता है। पता एक बात बोलना चाह रहा था यार, मैं रुका नहीं जा रहा मुझ पे, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं एक बात। ये जो अभी क्या नाम है, क्या था ये, कमेंट कर रहा था ये, हाँ वही कमेंट कर रहा था ये, हाँ कि क्या फर्जी पढ़ा रहे हो, ये करो वो करो, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या होता अगर हम भी मार्केट पॉलिसी पे होते ना, एक बड़ा सा पोस्टर दिखता आपको, एनसीईआरटी स्पेशल बैच, ठीक है, फीस 999 या 499 या 599, मैं उसमें फिर आपको एक्सप्लेन करके बताता एनसीईआरटी को हम ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, वो बना के तैयार कर देते, इसको बहुत मजा आता। फिर उसी फीस में जब आपकी इसकी एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, एक्सरसाइज भी कर रही है, तो टेंशन मुझे लेनी चाहिए ना कि भाई मैं क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, ठीक है ना, मैं एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाऊं। बात तो ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा कराने की हुई है, तो मैं क्या दूंगा, सिलेबस पहले दे रखा था, मैं कोर्स पूरा करा रहा हूं, तो ये खुश रहेंगे। ऐसे नमूने जो, और इन नालायकों की वजह से ना कुछ बढ़िया करने का मन भी नहीं करता। पहले पता है कितना बढ़िया सिस्टम था, मैं यूट्यूब पे लाइव जाता था, कभी भी फ्री होता था शाम को,
और वहां पे एक दो टॉपिक करा के आता था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडस रिवर, गंगा रिवर, उन सभी लोगों का अच्छा खासा फायदा होता था। वहां फालतू के कमेंट आ रहे हैं, वहां पे कमेंट कर रहे हैं कि अरे साहब बैच बेचने आ गए, कि क्या नाम है, एडवर्टाइजमेंट करने आ गए, ये करने आ गए, वो करने आ गए, बंद कर दिया पूरा। उस दिन ईवीएस का फ्री बैच चलाया, ईवीएस के फ्री बैच में एक कमेंट कर रहे हैं कि अब साहब आप हजारों बच्चों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। उस दिन के बाद क्लास ऑन ली मैंने उस बैच में, और 1 या 2 दिन में फिनिश कर दूंगा उसको। और पता नहीं यार ऐसे नमूने आते कहां से, सामने वाला कुछ ले रहा है क्या तुमसे, एफर्ट अपने लगा रहा है, वो मेहनत खुद कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, तो तुम में इतनी तमीज नहीं है कि क्या नाम है, शांति से बैठ के अगर हमें नहीं सहन हो रहा तो मुंह बंद करके यहां से निकल भी सकते हैं हम। भाई मैंने इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो मांगा नहीं किसी से। और इनफैक्ट ये कि बीओडी बैच फिनिश होने में मैंने उनसे भी कहा कि भाई बीओडी बैच वालों तुम भी करो एनसीईआरटी रीडिंग, तुम भी पढ़ो। ज्योग्राफी 3 बैच है, पहले रात एक क्या नाम है, रात 2 या 3 स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर हमें भी एनसीईआरटी रीडिंग करा देते। मैंने कहा एनसीईआरटी रीडिंग छोड़ो, आप क्वेश्चंस भी लगवाएंगे तुमको, बीओडी वालों को भी क्वेश्चंस लगवाएंगे। जबकि 30 तारीख को बैच फिनिश हो जाएगा, क्या नाम है वो वाला, तो क्या नाम है ये ज्योग्राफी 3 वाला तो। और जब बैच फ्री हो गया, और क्या नाम है भाई, अगर प्रोफेशनली सोचा जाए तो पूरा बैच भी फिनिश हो गया, आपने फीस दे दी, मैंने फीस ले ली, और सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं क्यों कराऊं, बट करवाया ना। तो जब आदमी को यार ह्यूमैनिटी पे कुछ करने के लिए तैयार है, अपने स्टूडेंट को हमेशा क्या नाम है कुछ देने के लिए तैयार है, तो उस चीज का एक्सेप्ट करना चाहिए ना, और एप्रिसिएट करना चाहिए भाई, उसके अंदर सामने वाले के अंदर भी एनर्जी फ्लो करे कि बढ़िया कर रहे हो सर आप। और थैंक यू बोलता है आदमी, कुछ भी बोलता है, मत बोलो थैंक यू, इतना तो बोलो कि सर अच्छा है, चलो ठीक है, कम से कम इसी बहाने रीडिंग तो होगी, कुछ तो नया मिला। अजीब बात है यार। हाँ भाई, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स। जो भाग तीन, जो एक स्थल जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आइलैंड, आपको पता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। चलो, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। आपको करेक्ट आंसर करना है इसका, दूसरे का करेक्ट आंसर क्या है। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या है। हाँ भाई, वेरी गुड, दूसरे का करेक्ट आंसर सी है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज। गोवा के दक्षिण में स्थित, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है। मैंने बताया था अभी वो फिगर बना के कि यहां पे क्या है, यहां पे इसके टोटल 3 भाग हैं। पहला वाला भाग क्या कहलाता है, कोकण कहलाता है। दूसरा वाला भाग क्या कहलाता है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो कन्नड़ कहलाता है। तीसरा वाला भाग क्या कहलाता है, मालाबार कहलाता है, ठीक है। तीसरा वाला क्या कहलाता है, मालाबार कहलाता है। अब ये कहां से शुरू हो गया, गुजरात से, कहां तक, गोवा तक, और गोवा से कहां तक, कर्नाटक तक, कर्नाटक से फिर लास्ट तमिलनाडु तक। अब वो पूछ रहा है कि गोवा के दक्षिण में जो स्थित है उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। गोवा के दक्षिण में जो स्थित है उसको क्या कहा जाएगा, कोरोमंडल कहा जाएगा, नहीं, ये तो ईस्टर्न घाट पे है, और ईस्टर्न घाट पे गोवा कहां से आया। कन्नड़ कहा जाएगा या कोकण या नदन सरकार, ये भी ईस्टर्न घाट पे है। और अगर हम बात करेंगे कोकण की तो ये कहां पर है, ये नॉर्थ में है साइड, साउथ में कौन सा हो गया, कन्नड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। पूर्वी घाट जो है इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है पूर्वी घाट का, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1501 मीटर की ऊंचाई है किसकी, महेंद्रगिरी की। आगे बात समझ में, महेंद्रगिरी की 1501 मीटर की ऊंचाई है। अगला पॉइंट देखो इसी में, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। अब देखो यहां मजा आएगा इसको कंप्लीट करने का, ओके। पहला है व्हाट इज भाबर। भाबर क्या होता है, भाबर क्षेत्र है क्या, पहला क्वेश्चन ये है। आपको याद आ रहा है भाबर क्या था, याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ाया था
रिवर नीचे उतरी, रिवर जैसे ही नीचे उतरेगी क्या बनेगा? भावर, पत्थरों के बीच में से जो निकलना शुरू करेगी। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर हैं, मैं समझा देता हूं। ये क्षेत्र याद आ रहा है आपको? देखो यहां से पत्थर भी आ रहे हैं, साथ साथ पानी भी आ रहा है, यहां पे आकर ये इकट्ठे हो गए सब, क्या बनेगा? भावर। आगे रिवर बढ़ेगी, पानी भरा रहेगा लंबे टाइम तक, क्या बनेगा? तराई रीजन। उसके बाद फिर बांगर, उसके बाद फिर खादर। ये याद आ रहा है? भाबर पे अगर आपको बात करनी है, अगर आपको इस पे लिखना है, संक्षेप में ही लिखना है, शॉर्ट आंसर है। ठीक है, भाबर में आप क्या लिख सकते हो? इसमें पहले आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? भाबर को एक्सप्लेन किया जाएगा, मानकर चलो यही मैपिंग में आ जाए, यही क्वेश्चन मैपिंग में आ जाए कि भाबर रीजन को लोकेट करो आप, तो आप कैसे लोकेट करोगे? तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा? भाबर रीजन या भाबर प्लेन्स आर लोकेटेड एट द फुट हिल ऑफ शिवालिक। शिवालिक के पर्वतीय गिरिपाद में या शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में स्थित है भाबर रीजन जो है। आगे लिखोगे आप हियर इन दिस रीजन एलुवियल सॉइल फाउंड, एलुवियल सॉइल फाउंड, एक तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, इसके साथ साथ आप क्या बोलोगे? एंड हाई या ह्यूज अमाउंट ऑफ पबल्स फाउंड, ह्यूज अमाउंट ऑफ पबल्स फाउंड इन विच स्मॉल रिवर्स विल बी डिसअपियर। छोटी छोटी नदियां जो होती है ना, ठीक है ना, छोटी छोटी नदियां जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं इस वाले क्षेत्र में आकर। आगे बात समझ में? छोटी छोटी नदियां जो होती हैं वो इस वाले क्षेत्र में आकर गायब हो जाती हैं। बात क्लियर है यहां तक? चलो, तो आगे अगर हम बात करेंगे कि क्या इसको खेती के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है ना, खेती के लिए यूटिलाइज इसको प्रॉपर नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। ओके, तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा? भाबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। हिमालय के डिवीजन के 3 मुख्य भागों के नाम बताने, बताओ कौन सा होगा? अरे सिंपल है, पहले कौन सा आ जाता है? ग्रेट हिमालय, फिर कौन सा आ जाता है? मिडिल हिमालय, फिर कौन सा आ जाता है? शिवालिक हिमालय। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। which plateau lies between the Aravalli and the Vindhya range? बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है जिन लोगों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दी है मैंने। देखो अगर हम बात करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स में बताया था मैंने आपको। देखो अगर हम बात करेंगे इसमें, तो यहां पे कौन सा है? ये अरावली है। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहां अरावली है और यहां पे क्या है? विंध्याचल है। अरावली और विंध्या के बीच की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे पहले कौन सा प्लेट्यू पड़ता है? मेवाड़ प्लेट्यू, उसके बाद मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बुंदेलखंड, उसके बाद फिर बघेलखंड। ओके, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो 1 2 3 4 कितने पठार स्थित हैं? 4 पठार स्थित हैं। आगे बात समझ में? कितने पठार स्थित है यहाँ पे? 4। मेवाड़, दोबारा सुनो, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। आगे बात समझ में? नेम द आइलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो जहां पे प्रवाल भित्ति पाई जाती है। लक्षद्वीप का पूरा रीजन आप इसमें बता सकते हो। ओके, चलो अंतर बताना है भाई साहब आपको। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अंतर बताना है आपको बांगर में और खादर में, और वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में। देखो दोनों को समझाते हैं। हाँ भाई, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी जो लेंथ है ये है लगभग 1600 किलोमीटर तक। और इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी जो लेंथ है ये है लेंथ लगभग 1200 से लेकर 1400 किलोमीटर तक। आगे बात समझ में? इसकी हाईएस्ट पीक जो है, अगर हम बात करेंगे इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायुमिडी, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। और इसकी हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा कौन सी है? महेंद्रगिरी है।
और महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा इसकी ऊंचाई जो है महेंद्रगिरी की ये है कितनी, 1500 मीटर, 1501 मीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाला तो लंबा भाग है और ऊंचा भाग है, ये वाला कम लंबा है, कम ऊंचा है, लेकिन चौड़ा ज्यादा है। आगे बात समझ में, चौड़ा ज्यादा है। ओके क्योंकि इसकी चौड़ाई की अगर आप बात करोगे तो लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक है और इसकी लगभग 160 से लेकर 180 किलोमीटर तक है। क्लियर है इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है इस वाले रीजन में, यहां पे अराइवल मॉनसून जो है, ध्यान से सुनना, कौन सा, अराइवल मॉनसून। यहां पे कौन, अराइवल मॉनसून, यहां पे अराइवल मॉनसून रेनफॉल कराता है। यहां पे कौन सा मॉनसून रेनफॉल कराता है, रिट्रीट मॉनसून। अरे भाई आप इस बात को यूं कह सकते हो कि यहां पे वर्षा जो होती है वो होती है जून जुलाई में शुरू हो जाती है, और अगर हम बात करेंगे यहां की तो यहां पे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने वर्षा होती है। क्लियर है। इसके बाद फिर मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो भाग है यहां पे वर्षा काफी ठीक ठाक होती है, यहां 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है, और यहां जो वर्षा होती है यहां होती है लगभग 150 से 180 सेंटीमीटर। ओके, यहां पे सबसे ज्यादा प्लांट और क्या नाम है एनिमल्स की वैरायटी पाई जाती है, मतलब कि ये भारत का सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि यहां पे फॉरेस्ट कैसे पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा इस वाले रीजन में फॉरेस्ट पाए जाते हैं एवरग्रीन। कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है सोलाज। और अगर हम बात करेंगे इधर वाले रीजन की तो यहां पे कैसे पाए जाते हैं, तो यहां पे पाए जाते हैं डेसिडुअस, ठीक है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी हिंदी में कहा जाता है पर्णपाती वन पाए जाते हैं यहां पे। ओके चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो, और इसी में इधर वाला जो क्षेत्र है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये किसका बना हुआ है, वेस्टर्न घाट चैनोकाइट का बना हुआ है, जिनका इरोजन काफी कम होता है। ठीक है, और इधर वाले भाग का क्या हुआ है, इधर वाले भाग में सॉफ्ट रॉक होने के कारण इधर इरोजन ज्यादा हुआ है। ये किसका उदाहरण है, वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन का। ये किसका उदाहरण है, ओल्ड फोल्डिंग माउंटेन का। ये फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण है, याद रखना इस बात को जियोलॉजिकली अगर आप इसको देखोगे तो। ओके, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो खादर और बांगर वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। और डिफरेंस किसका पूछ रहा था, बांगर और खादर का। ठीक है, चलो बांगर की बात करते हैं पहले। बांगर की अगर हम बात करते हैं तो बांगर कैसी सॉइल है, ये है ओल्ड सॉइल। ठीक है ना, इसके अंदर क्या ज्यादा पाए जाते हैं, इसके अंदर पबल्स पाए जाते हैं। ये कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हाई एरिया में। ठीक है ना, इसकी फर्टिलिटी कैसी होती है, इसकी फर्टिलिटी होती है कम, बराबर है। अब बात करते हैं खादर की। खादर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कहां, ये कैसी सॉइल होती है, ये होती है न्यू सॉइल। ठीक है ना, आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या पाए जाते हैं, ये न्यू सॉइल होती है, तो इसमें नए अवसाद होते हैं, मतलब इसकी फर्टिलिटी कैसी होती है, काफी ज्यादा होती है। ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है बाढ़ के क्षेत्र में, फ्लड एरिया में। ओके, ये बाढ़ के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि फ्लड एरिया में पाई जाती है। बात क्लियर है। चलो, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विद दैट ऑफ द पेनिसुला प्लेट्यू। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा आपको नोट्स में लिखाया भी है, पढ़ाया भी है। इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन जो है वो कौन कौन से हैं, तो हमने बताया टोटल कितने हैं, 6 हैं। फिर पूछ रहा है हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या क्या डिफरेंस है, पूरा बताना है आपको। वेजिटेशन में क्या अंतर है हिमालय की और साउथ इंडिया की, क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंस है, रॉक में क्या क्या डिफरेंस है, और वहां पे क्या क्या पाया जाता है। आगे बात समझ में। चलो, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करें। वही उत्तरी मैदान बताने आपको दो तरीके से, उत्तरी मैदान जो है आपको दो तरीके से बताने हैं। दो तरीके से कैसे बताने हैं, एक तो बताने हैं इनकी लोकेशन के बेस पे, ठीक है ना, लोकेशन की बेस पे बताने कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। दूसरा बताना है आपको किसके बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे, खादर बावर। तीसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये सब आपको लिखने हैं, ठीक है, छोड़ने नहीं है। इंडियन डेजर्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और किस किस के बारे में लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले एरिया आपको बताना है इसका कहां पर है ये, एरिया एंड डायरेक्शन, एरिया डायरेक्शन। इसके बाद फिर आपको बताना है क्लाइमेट,
और क्लाइमेट के बाद फिर आपको बताना है यहाँ पे होने वाली रेनफॉल, और रेनफॉल के बाद फिर आपको बात करनी है यहाँ पे क्या, फ्लोरा, और किसके बारे में, फोना। फ्लोरा और फोना के बारे में बात करनी है। और यहाँ पे अगर कोई मिनरल्स है तो उसको भी आप डिस्कस करोगे, मिनरल्स या जो कुछ भी है, पेट्रोलियम वगैरह। सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाता है, अरावली आ जाता है, विंध्य आ जाता है, और इनके बीच के प्लेट्यू वाले रीजन आ जाते हैं। ओके, और इसमें आपको एक कैरेक्टरिस्टिक क्या जोड़नी है इनके बारे में, ठीक, इनके बारे में बताने के बाद आपको एक कैरेक्टरिस्टिक जोड़नी है, और वो क्या है, वो ये है कि आपको क्या बताना है, सेंट्रल हाईलैंड्स जो है ये एक वाटर डिवाइडर का कार्य करता है। ये वाटर डिवाइड है किस किस के बीच, हिमालयन रिवर और पेनिनसुला रिवर। हिमालयन रिवर इन द सेंस गंगा, और पेनिनसुला रिवर इन द सेंस नर्मदा। गंगा और नर्मदा के बीच में क्या करता है, ये वाटर डिवाइड का कार्य करता है। द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप जो हैं इनके बारे में बताना है आपको। यहां आपको डिफाइन करना है अंडमान एंड निकोबार, और आपके नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो व्हीलर आइलैंड, और इधर आ जाएगा लक्षद्वीप और सालसित आइलैंड। ये 4 आइलैंड आपको डिटेल में पढ़ने हैं, पढ़ने नहीं है मतलब लिखने हैं। पवल्स का मतलब कंकड़ पत्थर से होता है। मैप स्कल, अब देखो एनसीईआरटी में मैप स्कल में क्या क्या दे रखा है। माउंटेन एंड हिल रेंज, आपको क्या करनी है मैप पे, काराकोरम रेंज बतानी है कहां पर है, जास्कर, पटकाई बुम। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये जैंतिया होगा, ठीक है ना, गारो खासी जैंतिया, जैंतिया, विंध्या रेंज, अरावली एंड द कार्डेमम हिल। ये सभी हिल बताओ मैंने पढ़ाई थी आपको या नहीं, कमेंट करो एक बार। और यहीं से यूपीएससी में भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के, यानी एनसीईआरटी को बेस मानते हुए। और इसी वजह से माइंड में आइडिया आया था कि भाई एक बार आपको कम से कम खुद पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कम से कम क्लास में जो डिस्कस किया जा रहा है वो तो होगा। और आपको ये भी कॉन्फिडेंस में लाना था, इसको कराने के पीछे कॉन्फिडेंस में इसलिए और लाना था कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट डाइवर्ट रहता है कि एनसीईआरटी में सर ये वो, तो आपको ये भी आइडिया होगा कि जो कुछ अब तक आपने डिस्कस किया वो सब कुछ आपके ऑलरेडी नोट्स में है। आगे बात समझ में, फिर भी अगर हमें कोई पॉइंट अच्छा मिल रहा है, कोई लाइन अच्छी मिल रही है, तो हमें वो अंडरलाइन करना बनता है। जैसे वो पिट्टी आइलैंड था, वो मैंने नहीं पढ़ाया था क्लास में, आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो फायदा हुआ पिट्टी आइलैंड का आपका। ओके, हाँ जी, तो ये सभी पॉइंट आपको क्या करने थे, मैप पर लोकेट करने थे, जिनको हमने लोकेशन के बेस पर ही पढ़ा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे K2 पीक कहां पर है, ये भी आपको बताना है। K2 पीक के बाद कंचनजंगा कहां पर है, नंगा पर्वत कहां पर है, अनाइमबिडी कहां पर है। आप एक भी पॉइंट ऐसे नहीं कह सकते जिसके बारे में ना बताया हो। शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा, बुंदेलखंड, ठीक है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया ही किया है। थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, गंगा यमुना दोआब और कोरोमंडल तट, ये सब पॉइंट इंडिया के मैप पर आपको पढ़ाए गए हैं। एग्री करते हो या नहीं? हाँ भाई बीओडी वालों, आपने ये सब पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये वीडियो ऐसे ही निकाल दी? यही एक्सरसाइज थी इसकी सेकंड चैप्टर की। ओके, यही एक्सरसाइज थी सेकंड वाले चैप्टर की। और एक एक अब देखो, अब पता है क्या होता है, ज्ञान देने वालों की हमारे भारत में कमी नहीं है। विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है, छोड़ो एक तो काम का ज्ञान होता है जो आपका फायदा करा सकता है, एक वो ज्ञानी होते हैं जिनका कोई जिस चीज से कोई लेना देना नहीं होता है फिर भी वो ज्ञान दे रहे हैं, वो महागुरु कहलाते हैं। तो वहां पे जब मैं मैप बनाता था ना, यू कांट इमेजिन कि मेरे ही अकाउंट पे कई लोगों ने कमेंट किया हुआ, और ये मैप बनाने में टाइम खराब हो जाता है, कलर से भर देते हो उसमें, और पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रखे थे, मैंने इग्नोर कर दिया वो। अब आपको भी समझ आ रहा होगा कि वो मैप पे इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने एनसीईआरटी कवर कर दी, और वो सब पढ़ने के बाद, वहां वो सब पॉइंट समझने के बाद, अब आज अभी आप एक्सरसाइज लगाने बैठे, ठीक है, आप आज एक्सरसाइज लगाने बैठे आप, तो आपको कुछ बेटर फील हुआ या नहीं हुआ कि हाँ ये सब कुछ आपके नोट्स में अवेलेबल है। इसीलिए वहां पे इतना फोकस किया जाता है कि गलवान घाटी भी पढ़ाएंगे, चुंबी घाटी भी पढ़ाएंगे वहां पे, और क्या नाम है जो आपका डोकलाम प्लेट्यू है वो भी पढ़ाएंगे। कोई पता नहीं कहां से क्वेश्चन बन जाए। और दूसरी बात मैंने क्या कहा था, एनसीईआरटी रीडिंग का सही पैटर्न जो होता है वो 2 बार करना होता है।
2 बार क्यों करना होता है? जैसे अभी मान कर चलो आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल नए हो आप तैयारी की दुनिया में, तो नहीं समझ आएगा आपको। जैसे वहां पे लिखा हुआ था कि उत्तर का विशाल मैदान जो है, भारत के उत्तर का विशाल मैदान जो है, इसको क्या कहा जाता है? भारत का इसको अन्नागार कहा जाता है। यहाँ पे सभ्यताओं का विकास हुआ है। नहीं समझ सकता यार स्टूडेंट इसको इतनी आसानी से। और जब आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, फिर आप पढ़ोगे तो तुरंत आपके माइंड में ये वाली बात आ जाएगी कि कैसे क्या है। ठीक है सर, कुछ लोगों का काम है, होता है नेगेटिविटी क्रिएट करना। मैं पता ना क्लास में इन सब चीजों को, फालतू की चीजों को मैं कभी डिस्कस करना चाहता नहीं हूं कि भाई मैं यहाँ खड़े होके बताऊं कि ये हो गया वो हो गया। लॉकडाउन में क्या हुआ था ना, इन्हीं सब ज्योग्राफी के बैचों में कुछ स्टूडेंट ऐसे नमूने थे, पता नहीं कहां से वो जहरीले नाक की तरह छोड़ दिए गए थे। मतलब इतनी हद हो गई कि मैं जैसे ही क्लास में आया और मैंने पढ़ाना शुरू किया फुल फोकस, मतलब वो स्पेशली डिस्टर्बिंग एलिमेंट लाए गए थे बाहरी दुनिया से, और मैं फुल फ्लो में पढ़ा रहा हूँ और कमेंट आ रहा है, अबे 2 पैसे का नहीं पढ़ाते तुम। अब मैं भड़क गया पूरी क्लास में, पूरी क्लास मैंने खुद खराब कर दी। दूसरे दिन मैं हंस रहा हूं आराम से, और फिर वो कमेंट कर रहा है, एकदम से कमेंट आ रहे हैं 2-3 कि अबे इतना एटीट्यूड क्यों है आपके अंदर, ये है वो है। अब मैं फिर भड़क गया भाई, इतना दुखी कर दिया ना लास्ट में आके। फिर जब मैंने वीडियो को निकाल के देखी तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, एक कुछ नमूने ऐसे हैं जो स्पेशली आते हैं यहाँ पे, और उनका उद्देश्य केवल और केवल यहाँ पे, जैसे यूट्यूब हो गया तो यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ पे उल्टे सीधे कमेंट करना, कोई टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है तो वहाँ पे कुछ भी लिखना कि तुझे कुछ नहीं आता, ये है वो है। ये सब छोड़े गए होते हैं, ये इच्छाधारी नाग होते हैं जो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, छोड़े गए होते हैं। किसी ने कहा है, अच्छा एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ो कुछ नया मिलता है, बिल्कुल मिलता है नया। देखो, हर बार नया कुछ नहीं मिलता, हमें महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, इसके पीछे रीजन है। आप उन चीजों को रिलेट करते हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा नया मिलेगा आपको। पीछे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, पश्चिमी घाट और लक्षद्वीप, दोबारा पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे आप, इससे क्या होगा ना, ध्यान से समझना, इससे ये वाली बात होगी कि आप क्या करोगे, यहां पे पश्चिमी घाट को रिलेट करने की कोशिश करोगे आप, किसके साथ? पश्चिमी घाट को आप रिलेट करने की कोशिश करोगे आप वहां पे पाए जाने वाले वेजिटेशन के साथ, ठीक है, वहां पे पाए जाने वाली क्लाइमेट के साथ। आगे बात समझ में, जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि होनोलुलु पता है आपको, नाम सुन रखा होगा, जानकारी नहीं है साहब उसके बारे में, तो क्या रिलेट करोगे होनोलुलु को? और मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि होनोलुलु इज द कैपिटल ऑफ हवाई आइलैंड विच इज पार्ट ऑफ यूएसए, एंड हियर क्लायू एंड मोनालोआ क्या नाम है, वोल्केनो इज लोकेटेड। अब आपको इतनी जानकारी मिल गई, अब इतनी जानकारी मिल गई ना, अब आप इसी सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा, और आपको आपको लगेगा कि बहुत कुछ नया मिल गया। क्यों? क्योंकि आपके पास उससे रिलेटेड, ठीक है, अब आपके पास उससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन को आप कोरिलेट कर पा रहे हो आप। तो फिर इस कंडीशन में आपको बुक भी समझ आएगी, और बुक समझने में आने के साथ साथ फिर आपको ये भी ठीक रहेगा, मतलब बुक भी समझ आएगी, अच्छा भी लगेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। आगे बात समझ में? अब देश, अब तो ठीक है एनसीईआरटी रीडिंग करा दी तूने, तो कसम ही खा ली थी, और देख ले तेरी चक्कर में सुनना पड़ रहा है मुझे यहाँ। तू पढ़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, दे कमेंट एनसीईआरटी रीडिंग ये वो। 2 चैप्टर पूरे हो गए, तीसरे पे आ जाए। ओ साथी रे,
इंग्लिश में उसने टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है, पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे क्या लिख रखा है। ये भी समझ नहीं आ रहा क्या लिख रखा है यहाँ पे। चलो हिंदी में पढ़ लेते, कोई बात नहीं। अपवाह शब्द जो है इससे आप क्या समझते हो? ठीक है। अपवाह जो है इससे आप क्या समझते हो? अपवाह शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र का मतलब समझ आ रहा है? नदी और तंत्र। आप बायो में पढ़ते हो, ठीक है? आप बायो में पढ़ते हो, ठीक है? आप बायो में पढ़ते हो, क्या बायो में पढ़ते हो आप? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या उसमें ये होता है कि केवल और केवल डाइजेस्टिव सिस्टम में कि भाई हमारा पेट काम कर रहा है बस, बाद बाकी सब कुछ ठीक है? ना, पूरा का पूरा यहां से लेके नीचे तक पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। आप पढ़ते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप पढ़ते हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट जो है वो क्या है, उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व है, आप एक तरह से यूं कह सकते हो। इसी को सिस्टम कहा जाएगा। तो यहां पे रिवर सिस्टम का क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि रिवर भी होगा, रिवर के साथ साथ उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हो रही हैं वो पूरा का पूरा एरिया काउंट कर लिया जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसी को क्या नाम दिया जाएगा फिर? अपवाह तंत्र कहा जाएगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक क्षेत्र के नदी तंत्र को प्रदर्शित करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से, ठीक है ना, आप क्या पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। वही मैंने आपको बताया कि यहां पे जैसे गंगा है, गंगा की अगर हम बात करेंगे तो ड्रेनेज एरिया में क्या होगा? हम एक लाइन पढ़ते हैं कि गंगा रिवर पासिस थ्रू 5 स्टेट ऑफ इंडिया, बट ड्रेनेज एरिया ऑफ गंगा रिवर स्प्रेड इन 15 स्टेट ऑफ इंडिया which cover 26% area and provide fertile soil, fertile land, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर। ओके, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी का अपवाह तंत्र 15 राज्यों में फैला हुआ है, जो कि भारत के 26% क्षेत्रफल का भाग है। अब 26% क्षेत्रफल पे वो क्या उपलब्ध करा रही है? गंगा पानी उपलब्ध करा रही है, और क्या वहां पे खेती बाड़ी हो रही है अच्छी खासी। तो नदी तंत्र का मतलब क्या? मतलब यहां पे अपवाह तंत्र का मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा वो एरिया, मतलब कि हम यहां पे ट्रिब्यूटरीज को भी क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ओके, अगला पॉइंट, द एरिया ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। एक नदी का जो क्षेत्र होगा उसको क्या कहा जाता है? काफी लोग पूछते हैं सर नर्मदा बेसिन का मतलब क्या है, ताप्ती बेसिन का मतलब क्या है, ठीक है ना, गोदावरी बेसिन का मतलब क्या है, महानदी बेसिन का मतलब क्या है? तो याद रखना यहां पे इसका आंसर आपको मिल रहा है सीधा सीधा, द एरिया ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर। ठीक है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। बेसिन को क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब कि एक सिंगल रिवर, जैसे गंगा है, गंगा की सहायक नदी यमुना है, तो यमुना बेसिन बोला जाएगा। उसमें यमुना की एक नदी जो है ना, यमुना जो हो गई, उसमें केवल यमुना को काउंट करोगे आप तो क्या कहा जाएगा? उसको यमुना बेसिन कहा जाएगा। गंगा, यमुना, ठीक है, घाघरा नदी, सोन नदी, इन सबको आपने काउंट कर लिया तो फिर वो क्या कहलाएगा? गंगा का अपवाह तंत्र होगा, गंगा का बेसिन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि गंगा के साथ साथ गंगा में और बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं, सहायक नदियां आकर मिलती हैं। सेंटेंस समझ आया तो हाँ करो कमेंट में जल्दी से, नहीं आया तो पूछो। आगे लिख रहा है, मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। अब यहां पे एक पॉइंट और समझो आप, कि यहां पे जल विभाजक का मतलब क्या है, वाटर डिवाइड का मतलब क्या है।
मैंने आपसे अभी 2 मिनट पहले बताया था कि भाई सेंट्रल हाईलैंड जो है इंडिया का, वो वाटर डिवाइड का कार्य करता है। मानकर चलो यहां पे ये ऊंची भूमि है, यहां पे इस टाइप से एक नदी ये है और एक नदी यहां बह रही है, तो अभी इसी को क्या कहा जाएगा? वाटर डिवाइड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर 1 है, ये रिवर 2 है, दोनों को डिवाइड करने का काम कर रही है। और जब ये दोनों को डिवाइड करने का काम करेगी तो इसमें कौन कौन हो सकता है? तो इसमें कोई भी पर्वत हो सकता है, कोई भी उच्च भूमि हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी ऊंचा स्थान हो सकता है, पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है। जैसे हम अगर बात करेंगे तो ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो ये नदी कौन सी है? नर्मदा। ऊपर नदी कौन सी है? नर्मदा। और यहां पे ये पहाड़ी है। और नीचे नदी कौन सी है? नीचे नदी है सतपुड़ा। तो आप क्या बोलोगे कि नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में वाटर से, सॉरी, नदी कौन सी है? ताप्ती। और बीच में पहाड़ी कौन सी है? सतपुड़ा। तो आप क्या बोलोगे? सतपुड़ा रेंज इज अ वाटर डिवाइड फॉर नर्मदा एंड ताप्ती। सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और ताप्ती के लिए क्या है? सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के लिए एक क्या है? तो आपका आंसर होगा ये वाटर डिवाइड है। अगला पॉइंट, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups, Himalayan rivers and Peninsula rivers. भाई भारत की नदियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। आगे बात समझ में? अब इन नदियों को आप यूं भी, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यूं कह सकता हूं कि भारत की नदियों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं? कौन कौन सी? एक सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वाली और एक सेंट्रल हाईलैंड के साउथ वाली। हाँ या ना? कहा जा सकता है। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में कौन सी रिवर है? हिमालय से निकलने वाली। सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में कौन सी रिवर है? प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वाली नदियों को क्या कहा जाएगा? हिमालयन रिवर। साउथ वाली रिवर को क्या कहा जाएगा? पेनिसुला रिवर। साउथ वाली नदियों को क्या कहा जाएगा? साउथ वाली नदियों को कहा जाएगा पेनिसुला रिवर या प्रायद्वीपीय नदियां। इनको क्या कहा जाएगा? पेनिसुला रिवर या प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsula rivers are different from each other in many ways. Most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. वही तो लिखा हुआ है। जो हिमालय वाले क्षेत्र से नदियां निकलेंगी, ये जो लिखा हुआ है ये आपको, आपने पढ़ लिया, एक बार रीडिंग मार दी इसकी। हिमालय क्षेत्र से जितनी नदियां निकलेंगी वो उनका स्रोत क्या होगा? ग्लेशियर होगा। ग्लेशियर पूरे साल रहते हैं या घट बढ़ जाते हैं? ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग पूरे साल समान रहते हैं। ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है, नदी में पानी आ जाता है, तो पूरे साल ये वाला सर्कुलेशन चलता रहता है। और इसके साथ साथ भाई गंगा में पानी तो पूरे साल रहता है, ऐसा तो है नहीं गंगा नदी सूख जाएगी। और उसके साथ साथ रेनफॉल सीजन में एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है उन्हें वाटर का। आगे बात समझ में? तो पूरे साल सदा नीर नदी रहती है, पूरे वर्ष उसमें पानी रहेगा। ओके, वहीं अगर हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं इनका स्रोत क्या होता है? ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत होता है वर्षा का जल, और वर्षा भारत में कैसी होती है? सीजनल। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो मौसमी नदियां हैं, सीजनल रिवर है। ओके, हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। एक बार जरा कमेंट करके बताओगे, ध्यान से समझना, एक बार जरा कमेंट करके बताओगे कि इंडस रिवर्स ने कहां पर गॉर्ज बनाया है और ब्रह्मपुत्र ने कहां गॉर्ज बनाया है? याद आ रहा है आपको कुछ? माउंटेन बताओ यहां पे इंडस ने जहां गॉर्ज बनाया। माउंटेन, उधर नंगा माउंटेन, नंगा पर्वत, और इधर नामचा बारवा।
इधर क्या, नामचा बारवा, ठीक है। अरे यही तो पढ़ाया जाएगा आपको। देखो यहां से नदी निकलेगी ये, और एक नदी यहां से निकलेगी, यहां पे काट दिया इस पहाड़ को ऐसे। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में बहती है तो नदी पर्वतीय क्षेत्र में बहने के बाद क्या करती है, अपने साथ सिल्ट और बालू को वहां से बहा कर लाती है, ठीक है। मध्य एवं निचले भाग में ये नदियां विसर्प, गोखुर, झील तथा अपने बाढ़ वाले क्षेत्र में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। बात को ध्यान से सुनो, ये माउंटेनियस एरिया है, यहां नदी क्या करेगी, अपने साथ इसके इरोजन के पार्टिकल्स को लेकर आएगी, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जिसमें सिल्ट होगा, सैंड होगा, ठीक है ना, बालू और सिल्ट होगा इसमें, ठीक है ना, बालू और गाद होगा, ये यहां पे अपने साथ बहाकर लाएगी। इसी सिल्ट जब ये यहां पर लेकर आएगी, यहां पे यहीं से इसको क्या किया जाएगा, यहीं से भरवा लिया जाएगा इसको, और ये यहीं पे खनन माफिया जो होते हैं यहीं पे काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसके बाद फिर यहां पे क्या करेगी नदी, यहां स्थल के अनुरूप ऐसे नदी सांप की तरह चलना शुरू कर देगी, विसर्पण करेगी रिवर जो है, ठीक है, विसर्पण करना शुरू कर देगी। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मेंडरिंग। तो रिवर जो है ऐसे लहरा के चलना शुरू कर देगी और यहां पे डिफरेंट सेडिमेंट का डिपोजिशन भी करेगी, और इसी को कहा जाएगा डेल्टा, ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, डेल्टा कहा जाएगा। ओके चलो, A large number of the peninsula rivers are seasonal as their flow is depend on rainfall water। यही हमने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी नदियां जो हैं, क्या नाम है, प्रायद्वीपीय भारत में वो छोटी छोटी नदियां जो है, जब रेनफॉल सीजन आता है तो उनमें वाटर आ जाता है, और वाटर आने के बाद क्या हो जाता है, वहां पे फ्लड तक की कंडीशन बन जाती है। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कैसी है, कम है। अच्छा, इनकी लंबाई कम होने के पीछे कारण क्या है, नदी अपना निर्माण स्वयं करती है। आगे बात समझ में, नदी अपना निर्माण स्वयं करती है, और जब नदी अपना निर्माण स्वयं करेगी तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जब नदी में जितना ज्यादा पानी होगा उसका क्षेत्र उतना ही ज्यादा विस्तृत होगा, उसकी लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि इरोजन जो है वो उतना ही ज्यादा करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर हम बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है इनका पानी होता है कम, तो इनकी लंबाई भी कम रह जाती है, क्योंकि नदियों के अंदर पानी है कम, इरोजन होगा कम। ओके चलो, however some of them originate in the central highlands and flow towards the west। Can you identify two such large rivers? Most of the rivers of Peninsula India originate in the Western Ghat and flow towards the Bay of Bengal। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी हैं, इन द सेंस आप यूं कहोगे कि वे नदियां जो कहां गिरती हैं, अरब सागर में। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही। आगे अगर हम बात करेंगे तो साबरमती। ये नदियां जो हैं इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये नदियां जो हैं साबरमती, ये साबरमती इतनी नदियां जो हैं ये क्या करती हैं, तो आपका आंसर होगा ये सेंट्रल प्लेट्यू रीजन से निकलती हैं। ठीक, चलो अगला पॉइंट, हिमालयन रिवर की बात करते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों का जो तंत्र बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, नदी तंत्र कहा जाएगा। चलो, अब इंडस पे यहां पे बात की गई है। इंडस रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां से निकलती है, तो आपका आंसर होगा तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, जो कहां पड़ता है, लेक मानसरोवर के पास पड़ता है। आगे बात समझ में, कहां पड़ता है, लेक मानसरोवर के पास पड़ता है। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है बोखरचू ग्लेशियर, या फिर इसी को कहा जाता है चेमायुंग ग्लेशियर या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसी को कहा जाता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ओके, इट एंटर्ड
इट एंटर इंडिया इन द लद्दाख, ये भारत में कहां प्रवेश करती है? लद्दाख में। और किस स्थान पर? तो आपका आंसर होगा दमचौक। दमचौक नामक स्थान पर ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट, यहां पे ये क्या करती है? एक महाखड्ड का निर्माण करती है। देखो यहां पे जैसे ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर, तो ऐसे निकलती है, ये लद्दाख को काटती है ये, ठीक है। लद्दाख को काटने के बाद फिर ये बहती है दुंगती नामक स्थान पर, लद्दाख को काटकर गॉर्ज बनाती है, फिर ये बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच। सिंधु किस किस के बीच बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच। ओके नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करेंगे, सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा ज्वाइन इन द कश्मीर रीजन। ऊपर की तरफ से इसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही हैं? इसमें नुब्रा नदी है, श्योक नदी है, श्योक की सहायक नदी का नाम क्या है? श्योक की सहायक नदी का नाम है गलवान, और श्योक की सहायक नदी का नाम क्या है? नुब्रा। तो गलवान नदी और क्या नाम है, नुब्रा नदी, दोनों श्योक में मिल जाती हैं। हुंजा नदी आगे अगर हम बात करेंगे इसको ज्वाइन कर लेती है, ठीक। नेक्स्ट, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए, बलूचिस्तान गिलगित का मतलब समझ आ रहा है? जो इंडिया का ये इस टाइप से ये वाला एरिया है ना, इतने एरिया को कहा जा रहा है, मतलब यहां से यूं करते और ऐसे बहते हुए इधर आ जाती है, ठीक। ये अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अटक कहां पड़ता है? अटक पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी क्या करती है? मैदानी भागों में आ जाती है। ओके नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे मिथनकोट में क्या होता है? मिथनकोट जो है वहां पे सिंधु की सहायक नदियां जैसे सतलज है, चिनाब है, ये सभी सहायक नदियां इसको जाकर ज्वाइन कर लेती हैं। और दक्षिण में बहते हुए कराची से पूर्व, कराची से पूर्व ये क्या हो जाता है इसका? अरब सागर में ये मिल जाती है। कहां पे? कराची से पूर्व। और कराची से पूर्व किस एरिया में? तो आपका आंसर होगा ये मकराना तट पड़ता है। मकराना तट के आसपास वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है? ये अरब सागर में मिल जाती है। इंडस प्लेन्स हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। ओके आगे अगर हम बात करेंगे तो सिंधु का मैदान जो है, मैदान का ढाल बहुत धीमा है। ओके नेक्स्ट है, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में, शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ओके शेष भाग कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसका मतलब कि ये नदी जो है अब हमारे जम्मू कश्मीर में न्यू मैप के अकॉर्डिंग नहीं जाती। अच्छा हाँ, वो तो होगा, अपवाह तो होगा, अपवाह होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में है, ठीक है। लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर दे रखी है, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही लंबाई है 2880 किलोमीटर, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी गई है। आगे बात समझ में? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला पॉइंट, गंगा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गंगा के बारे में इंट्रोडक्शनरी पार्ट है ये। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। मतलब गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा। और अलकनंदा जो है ना, अलकनंदा जो है, एक तो धारा है अलकनंदा और एक है भागीरथी, ठीक। ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं। देवप्रयाग में मिलने के बाद इनका नाम क्या पड़ जाता है? इनका नाम पड़ जाता है गंगा। ओके नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करेंगे, एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। हरिद्वार में गंगा नदी क्या करती है? हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भागों पर आ जाती है। आगे बात समझ में? गंगा नदी क्या करती है? मैदानी भागों पर आ जाती है। ओके हाँ जी, अगला पॉइंट, द गंगा इज ज्वाइंड बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज द यमुना, घाघरा, गंडक। मतलब ये विभिन्न नदियां जो आपको मैप पर पढ़ाई गई थी, वो सभी की सभी नदियां गंगा को क्या कर लेती हैं? ज्वाइन कर लेती हैं, और इलाहाबाद में गंगा और यमुना आपस में मिल जाती हैं। द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। दे आर द rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agriculture use. घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तर मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, और कुछ हिस्सों में कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे? यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा बिहार।
सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिहार। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब जब नदियां आएंगी बहकर तो अपने साथ अवसाद भी लाएंगी, तो अवसाद से क्या होगा, अवसाद की अगर हम बात करेंगे तो अवसाद से वहां पे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण भी होता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि यानी कि जो मेनलैंड है, मेनलैंड से कौन सी नदी निकलती है भाई, मेनलैंड कौन सा आ जाता है, ये आपका ये जो एमपी वाला रीजन है, राजस्थान वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है। ओके, ये सब के सब रीजन आ जाते हैं। ओके, तो इन रीजन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली नदियां जैसे चंबल है, ठीक है, बेतवा है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सोन है। चंबल कहां से निकलती है, जनापाऊ पहाड़ी से। चंबल कहां से निकलती है, जनापाऊ पहाड़ी से। बेतवा कहां से निकलती है, तो बेतवा निकलती है, बेतवा की अगर हम बात करेंगे तो बेतवा कहां से निकलेगी, विंध्या की पहाड़ी से। सोन कहां से निकलती है, तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। तो ये सब उच्च भूमि वाले क्षेत्र से, हाईलैंड वाले क्षेत्र से निकलती है। ठीक, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए नदियां कैसे और कहां गंगा में मिलती हैं। अब देखो चंबल की अगर हम बात करेंगे तो चंबल कहां पे, इटावा में, ठीक है। बेतवा कहां पे मिल जाती है, तो आपका आंसर होगा हमीरपुर में। ओके, और सोन कहां मिल जाती है गंगा में, तो पटना के पास ये नदियां मिल जाती है। नेक्स्ट, बाएं एवं दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहां गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहां नदी दो भागों में बढ़ जाती है। फरक्का बैराज में क्या होता है, फरक्का बैराज जो बनाया गया, इसके बाद गंगा की एक ब्रांच तो इधर आ जाती है, एक इधर चली जाती है। जो इधर जा रही है इसको कहा जाता है पद्मा, और जो इधर गई इसको कहा जाता है हुगली। एक को कहा जाता है पद्मा और एक को क्या कहा जाता है, हुगली कहा जाता है। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा मैंने कहा कि बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाती हैं, आपको अच्छे से पढ़ाया था। और दोनों को मिलने के बाद क्या हो जाता है, दोनों जब मिल जाती हैं, ठीक, दोनों को मिलने के बाद फिर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा दोनों के मिलने के बाद वहां पे संयुक्त धारा का नाम क्या बन जाता है, मेघना बन जाता है। ओके, और यही मेघना क्या करती है, ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। ओके, जिसे क्या कहा जाता है, सुंदरबन का डेल्टा। गंगा की लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है। यहां पे बस इतना दिया हुआ है, बट आप लिखोगे पूरी 2525 किलोमीटर है। क्लियर है, हाँ भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की वैल्यू यहीं से समझ आती है, इसको लिख लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब स्टूडेंट, अब हमें भी शुरुआत में मुझे भी ये लगा था कि भाई ऐसे कौन कौन से क्या नाम है, ऐसे कौन कौन से यहाँ पे हमें पॉइंट क्या नाम है लिखने होंगे या समझने होंगे कि भाई ये अंबाला पूछ लिया या कुछ पूछ लिया वाटर डिवाइड का। मुझे समझ ही नहीं आया कि अंबाला क्यों पूछा है, कि सिंधु और गंगा को कौन अलग करता है। लेकिन बाद में पता चला कि यही पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए पूछा गया क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अंबाला की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। और लिस्ट किसकी बनानी है, वाटर डिवाइड की। हमारे इंडिया में कौन कौन से वाटर डिवाइड हैं और कौन से को कौन डिवाइड कर रहा है, ये काम आपका है। करोगे, कमेंट करो जल्दी से, ये काम आपका है। ओके, नौसाद जी का कमेंट आ रहा है और नौसाद जी के कम से कम 25 से 30 कमेंट आ गए। ये किस चीज का क्लास है, ये डायनासोर भारत से कैसे गायब हो गए, ये इसका क्लास है। ठीक है, अभी बताया जाएगा डायनासोर कहाँ चले गए। ओके, ये उसका क्लास है। हाँ भाई, ये लिस्ट बनाना, ठीक है, ये लिस्ट बनाना पूरी कि वाटर डिवाइड कौन सा किसके बीच में है। और इसमें आपको लिखना है कि इसमें आपको लिखना है नर्मदा ताप्ती के बीच कौन सा है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी के बीच कौन सा है, वाटर डिवाइड का वहां पे काम कौन कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ताप्ती और गोदावरी के बीच कौन डिवाइडर का काम कर रहा है। ओके, ये लिस्ट आपको बनानी है। हाँ जी, द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरवन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। अच्छा, अंबाला से सुंदरवन तक का जो मैदानी भाग है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 1800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है। मतलब कि आप यूं कह सकते हो कि लगभग समतल सा भाग है। ठीक है,
लगभग समतल सा भाग है। ओके, चलो दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर की आती है, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। मतलब कि ढाल जो है, ढाल की अगर हम बात करेंगे तो 300 मीटर का अंतर आता है, इसी वजह से नदियों में क्या हो जाता है, विसर्पण होना शुरू हो जाता है। ओके, चलो रुद्रा, थैंक यू सो मच मेरे भाई, कमेंट पढ़ लिया मैंने आपका। ब्रो पढ़ाई करो आप अच्छे से। ओके, अब यहां पे ब्रह्मपुत्र का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। देखो ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, ऊपर की तरफ कौन सी निकल जाएगी, ब्रह्मपुत्र, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ सिंधु, इधर ब्रह्मपुत्र और इधर सतलज। ये 3 नदियां लगभग पास से ही निकलती हैं। हाँ भाई, ऊपर कौन सी नदी है, तो आपका आंसर होगा इंडस यानी कि सिंधु। इधर अगर हम बात करेंगे तो इधर कौन सी रिवर है, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। और इधर कौन सी है, सतलज। ये सभी नदियां जो हैं एक साथ निकलती हैं। नामचा बारवा के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर के समान मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज का निर्माण करती है। आपको मैप में यूं दिखाया गया होगा इसको, ये नामचा बारवा है, यहीं से यू बन गया ये। इतना जब आप देखोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, यू। ठीक है, तो ये कहां से मुड़ी है, यहाँ नामचा बारवा से। अब यूं कह लो ऐसे। हाँ भाई, तो यहाँ पे क्या करती है, मोड़ ले लेती है तथा दिवांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं। मैप पे बताया हुआ है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहां इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। आइडिया, क्वेश्चन देखो यहां क्या है। क्वेश्चन ये आया था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और शायद इसमें भी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन ये था कि ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी तीव्र ढाल बनाती है कहां पे, तिब्बत वाले एरिया में। ठीक है, दोबारा सुनो, इसको 9-7 को ब्लॉक करना, इसको ब्लॉक कर दे। हाँ भाई, क्वेश्चन ये था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो तिब्बत वाले क्षेत्र में क्या करती है, तीव्र ढाल इसका कहां पर है, इसका हाई स्लोप कहां पर है, तो इसका हाई स्लोप जो है ये है कहां पे, इसका हाई स्लोप है तिब्बत वाले क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन फिर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पे सिल्ट बहुत कम मिलता है, क्यों, क्वेश्चन ये था। लेकिन फिर भी यहां पे सिल्ट बहुत कम मिलता है, क्यों, क्वेश्चन ये था। आगे बात समझ में, सिल्ट बहुत कम था मिलता है यहां पे, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। ओके, तो इसके पीछे कारण क्या है, असम, यहां पे शुष्क क्षेत्र है, वर्षा कम होती है, नदी में जब पानी की मात्रा कम होगी तो कूड़ा करकट भी नदी कम बहाकर ले जाएगी। असम वाले क्षेत्र में जैसी नदी आ जाती है, तो असम वाले क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे तीव्र वर्षा होती है। आगे बात समझ में, असम वाले क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे तीव्र वर्षा होती है। तीव्र वर्षा होगी तो नदी में उफान आएगा, और जब नदी में उफान आता है तो आपको भी पता है कि कचड़ा मलबा वगैरह सब बहाते हुए ले जाती है। आगे बात समझ में, कचड़ा मलबा वगैरह सब कुछ अपने साथ बहाते हुए ले जाती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है। कोई भी नदी से, आपने देखा भी होगा, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने गांव में देखा होगा कि जो क्या बोले जाती है, नहर होती है ना, वो नहर से जो छोटा होता है क्या होता है वो, उसमें जब पानी आता है क्या नाम है, तो शुरुआत में खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें ईंट पत्थर सरकंडे वगैरह ये सब, मतलब लोग उसमें कूड़ा करकट भी डाल रहे हैं, सब कुछ है। और जैसे ही पानी आता है तो वो क्या करता है, सब पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा उसको बहाता हुआ ले जाता है। आगे बात समझ में, तो अच्छा, पोखर का पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता होगा प्रशांत,
या तेरे यहाँ पोखर बोला, ठीक है यार जो भी है। एक तो अपने इंडिया की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हर 2 कदम पे लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाएगा। यूपी में ही लैंग्वेज में इतना बड़ा डिफरेंस है। चारों कॉर्नर की अगर हम बात करेंगे ना तो बिल्कुल अलग ही बोली होगी। इधर क्या नाम है जो ये क्या नाम है, ये दिल्ली बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे थोड़ी सी, बागपत वाला जो एरिया है इसमें हरियाणवी टोन है थोड़ी सी, मेरठ वालों की और थोड़ी सी अलग है। सेंट्रल यूपी या मथुरा साइड वाले की अगर हम बात करेंगे तो इनकी और अलग है। उधर पहुंच गए इटावा साइड तो वो तो पता ही नहीं, कहीं है यहीं है हहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं सब। और इधर वाले चौ मो पता नहीं क्या क्या सब चलता है। तो यार लैंग्वेज का ही काफी बड़ा डिफरेंस है अपने इंडिया में, तो मतलब जो एक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इनफैक्ट ये कि हिंदी ही बोल रहे हैं वो सब लोग, और उसको भी समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हिंगे होंगे हैं, परेकू रेकू, चलो हाँ छका से दिमाग तैयार, उसने नमूने ने खराब कर दिया। अच्छा मैंने एक आइडिया सोचा है, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं और हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कस करता हूं। हाँ भी इसको पहले पूरा करते फिर समझाते। देखो ऐसे बनाते हैं इसको, ये वाला एरिया कैसा है, ये है ड्राई एरिया, यहाँ पे रेनफॉल होगी कम। और इधर वाला ये एरिया कैसा है, यहाँ पे होती है रेनफॉल। तो जब रेनफॉल होगी तो नदी में मलबा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो इसी वजह से यहां पर सिल्ट होता है ज्यादा। और इस वाले एरिया में सिल्ट कैसा होता है, सिल्ट होता है इस वाले एरिया में कम। ठीक है, मैं ये सोच रहा था आज इतना ही पढ़ाऊंगा मैं ब्रह्मपुत्र तक। मेरे माइंड में यार एक बात आ रही है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि क्यों ना ऐसा किया जाए, मानकर चलो कोई भी बैच आ रहा है, मानकर चलो जीएस सॉरी ज्योग्राफी 10 बैच आता है या 11 आता है, कोई भी आता है, माना कि ए है, ये बैच आता है और मुझे शुरुआत करनी है इंडियन ज्योग्राफी से। तो पहले तो इंट्रोडक्शन का डेमो ही रहेगा, इंट्रोडक्शन और डेमो रहेगा। इंट्रोडक्शन और डेमो के बाद में फिर उसको ये एनसीईआरटी वाली रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दी जाए, चार रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दी जाए उसको। बोले भाई 2 दिन का गैप रहेगा इसमें, ठीक है ना, 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी। और सबसे पहले ये चारों वीडियो देखो तसल्ली से, ठीक है, चारों वीडियो देखो तसल्ली से, क्योंकि वो खुद एनसीईआरटी करेगा ही नहीं किसी भी हालत में। चारों वीडियो देख ले भाई तसल्ली से पहले, और 4 वीडियो में पूरी इंडियन ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी, एक ओवरव्यू हो जाएगा ये, ठीक है। एक ओवरव्यू हो गया उसका, भाई मैं एडमिशन लिया, मैंने ही एडमिशन लिया, मैंने 4 वीडियो देखी। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, मैं ये कह सकता हूं कि शुरू के 2 चैप्टर जो हैं और 2 चैप्टर की इन 4 वीडियो में से टाइमिंग जो है आपको 1 घंटे 15 मिनट से लेकर के आपको 2 घंटे 15 मिनट तक का, ये इतना जो बीच की टाइमिंग है, ये वीडियो देखनी है अच्छे से मन लगा के 2 बार, ठीक है। इस वीडियो को देखोगे फिर मैं यहां पे पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, मानकर चलो प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानी भाग। और वो पहले ही रिकॉर्डेड वीडियो जो मैंने दी है एनसीईआरटी की, केवल एनसीईआरटी की रिकॉर्डेड वीडियो होगी, ऐसा नहीं होगा कोई भी दे दी जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसको एनसीईआरटी की स्टूडेंट को वीडियो दे दी जाए और फिर उससे कह दिया जाए कि भाई मैदानी भाग एक वीडियो देखना उसमें है। और यहां कोई एक्सप्लेनेशन में जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल उतना ही बता रहा हूं जितना बुक में है। अगर इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं यहां पे तो फिर पूरी क्लास ही होगी वो, तो फायदा क्या हुआ एनसीईआरटी रीडिंग का, ठीक है ना। फायदा क्या हुआ एनसीईआरटी रीडिंग का, वो अपने आराम से उसको देख लेगा कि हाँ भाई बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे है। फिर पता है क्या होगा ना, मैं अगर कुछ भी बोलूंगा ना तो उसको वर्ड सुने हुए लगेंगे, स्टूडेंट को क्या होगा ना, वर्ड सुने हुए लगेंगे कि हाँ ऐसा कुछ वहां पे था। और फिर वो ऐसा भी होगा कंफर्म करने के लिए दोबारा देखेगा एनसीईआरटी उठा के, और उसके बाद जैसे आपका चल रहा था वैसे चलेगा ही चलेगा। मतलब आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि कुछ ना कुछ आगे और बेहतर करने के लिए सोचा जा रहा है, ना कि क्लासेस को कम करने के लिए।
और ऐसा अगर हम करते हैं तो समझ लो कि जहां हमारी क्लासेस 120 से 130 घंटे में पूरी होती थी वो और आगे बढ़ जाएंगी। अब मुझे बताओ आइडिया कैसा है, ये करना चाहिए या रहने दें? अगर आपकी इस पे कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया होगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, इस बात के लिए मैं कसम खा के कहता हूं। हाँ भाई। हाँ जी, चलो करते हैं इसको। और हाँ, इसमें एक और पॉइंट होगा ना, अब जैसे मान के चलो वो क्या नाम था, आशीष नाम था उसका, अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई मैं खुद कर लूंगा तो खुद कर ले भाई। अगर किसी को ये लग रहा है कि ना वीडियो से ना मुझे खुद करना है एनसीईआरटी वाला पार्ट, तो फिर खुद कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन पहले रीडिंग करो उसकी, पहले रीडिंग करो, उसके बाद फिर हम टॉपिक को शुरू किया करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और यूट्यूब पे 2 बजे क्लास होगी, 2 बजे ना यूट्यूब पे आज 2 बजे डेमो और है, क्या नाम है उसका, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कराएंगे और पहले से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही कराएंगे। ओके।